सुप्रभात प्यारे बच्चों। कार्यपत्रक 22 विषय है हिंदी। दिनांक 10/12/2020। कक्षा 8वीं है बेटा। पहले आप नाम लिखोगे, फिर अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखोगे। तो बेटा इससे पहले भी हमने ये गद्यांश पढ़ चुके हैं। जहाँ पहिया है उससे आगे का गद्यांश इस प्रकार से है। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। यानी कि जो महिलाएं साइकिल चलाती थी उसमें अपने कुछ स्वार्थ भी थे, ज़रूरत भी थी। आर्थिक निहितार्थ यानी कि पैसे से संबंधित भी बात थी। इससे आय में वृद्धि हुई है। जब वो साइकिल चलाने लगी तो इससे उनके घर में जो थी आमदनी में वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है। वहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। यानी कि जैसे कि उनके यहाँ कुछ हुआ, आयात और निर्यात वो एक दूसरे गांव में करने लगे। कृषि संबंधी जो उनके खेत में पैदा होता था दूसरों को देते, दूसरों का जो सामान जरूरत का था वो अपने यहाँ ले आती थी। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। यानी कि जब वो बसों का इंतजार करती थी तो अब उनका वो समय बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। परिवहन मतलब जहाँ पर बेटा गाड़ियाँ आती जाती हैं वहाँ की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। गाड़ी बहुत समय के बाद आती थी, इसलिए समय को बचाने के लिए वो साइकिल पर इधर से उधर जाती थी। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि वे अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं कि उनके पास समय बच गया तो वो अपने सामान को ज़्यादा आराम से बेच सकती हैं। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं कि उनके पास समय बच गया तो अब वो दूसरे इलाकों में भी चली जाती हैं साइकिल पर। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है कि जैसे बस के स्टैंड पर इंतज़ार करती थी बसों का, तो वो जो समय बच गया उसमें वो आराम भी कर सकती हैं। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतजार करना पड़ता था, बस स्टॉप पर पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। यानी कि उनके घर से बस स्टैंड भी दूर था बेटा, तो फिर वो बस स्टैंड के लिए भी वो अपने पुरुषों पर निर्भर करती थी। कोई बेटा, भाई, पति, पिता उनके ऊपर निर्भर करती थी। अब उनको उनके ऊपर निर्भर नहीं करना पड़ता। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी। जब उनको सामान बेचना होता था तो बसों में जब हो जाती थी तो कुछ गांव में ही जा पाती थी, लेकिन जैसे उनको साइकिल मिली अब वो उससे ज़्यादा गांव में जाना शुरू कर दिया। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिसके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल जाती हैं। कि जिनके पास साइकिलें नहीं हैं तो वो कैसे जाती हैं बेटा? पैदल जाती हैं। पैदल में समय हमारा ज़्यादा खराब होता है। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब सामान बेचती थी तो घर की चिंता उन्हें अलग से सताती थी कि पानी लाना है, बच्चों की देखभाल करनी है, तो जल्दी से सामान बेचकर और घर में पहुंचने की कोशिश करती थी। अब जिनके पास साइकिल हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। जिनके पास साइकिल हैं तो वो बिना किसी भी दिक्कत के उस काम को कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बिठाए पीछे कैरियर पर सामान लाद दे चली जा रही है। कि उसका छोटा बच्चा है तो अपने बच्चे को घर में ना छोड़कर अपनी ही साइकिल पर लेकर वो सामान बेचने के लिए चली जाती है ताकि उस बच्चे की भी देखभाल कर सके। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। अपने साथ पानी भी लेकर वो चलती है। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई। जब महिलाओं ने साइकिल सीख ली तो उनके अंदर क्या जागृत हुआ? आत्मसम्मान।
यह बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मसम्मान बहुत ज़्यादा अपने आप में महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, कि मैं साइकिल चला रही हूँ तो मुझे कौन सी कमाई मिलती है। मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, कि उनके पास पैसे नहीं है कि वो साइकिल खरीद सके। जमा पूंजी बेटा उनके पास नहीं है। लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। अब फातिमा के पास साइकिल नहीं है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन वो किराए पर साइकिल लेकर उस साइकिल को चलाती है अपनी मन की खुशी के लिए, ताकि उसे आज़ादी महसूस हो और खुशहाली का अनुभव हो। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। कि लेखक कहता है कि इससे पहले मैंने साइकिल के महत्व को सोचा ही नहीं था कि इस साइकिल का इतना महत्व है। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था, क्योंकि बेटा जो चीज़ हमारे पास होती है तो हम उसका महत्व नहीं समझते। लेकिन आज लेखक को भी समझ में आ गया कि साइकिल का मतलब आज़ादी है। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। जिनके पास किसी चीज़ का अभाव होता है, ज़रूरत होती है, तो उनके लिए उस चीज़ का महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे ग्रामीण महिलाएं हैं, उनको ना बस की सुविधा होती, दूर दूर पैदल चलना पड़ता है, तो उनके लिए साइकिल का महत्व बहुत अधिक है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। कि कितनी बड़ी उपलब्धि है कि जैसे उन्होंने तो हवाई जहाज़ उड़ा लिया। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती है कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। मतलब अन्य लोग तो हंसेंगे, उन पर मूर्खतापूर्ण बात समझेंगे, लेकिन जो वहाँ की औरतें हैं, आत्मभोगी हैं, उनके लिए साइकिल का महत्व बहुत ज़्यादा है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। तो बेटा यहाँ पर आपका गद्यांश समाप्त होता है। अब इसके बाद कुछ शब्दार्थ हैं। व्यय का मतलब होता है खर्च, निर्भर, आश्रित, दिक्कत, परेशानी, पहलू, पक्ष, आर्थिक, धन से संबंधित, प्रतीक, चिन्ह। तो इसके बाद बेटा आपके कुछ प्रश्न उत्तर हैं, ये आप अपनी कॉपी में लिख लेना और याद कर लेना। प्रश्न नंबर 1, साइकिल चलाने से महिलाओं को कौन कौन से लाभ हुए? तो उत्तर है आपका, इससे महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा। नंबर 2, महिलाओं की पुरुषों के ऊपर निर्भरता कम हुई, कि उसको जो भी काम करना पड़ता था वो अपने आप साइकिल पर चली जाती थी। नंबर 3, इससे समय की बचत हुई, क्योंकि औरतें पैदल चलती थी। पैदल चलने में बेटा समय बहुत ज़्यादा खर्च होता है, तो इससे उनके समय की बचत हुई। इससे वह अपना कार्य आसानी से कर पाती हैं। नंबर 5, इससे उनकी आय भी बढ़ी, क्योंकि अब वह अपना सामान दूर दूर तक भेज सकती थी। प्रश्न नंबर 2, साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है? कल्पना कीजिए। उत्तर है, साइकिल को विनम्र सवारी इसलिए कहा गया है क्योंकि इसे चलाना बहुत ही आसान है। साइकिल को चलाना बहुत ज़्यादा आसान है और यह बहुत खर्चीली नहीं है, यानी कि यह बहुत कम खर्चीली है, इस पर ज़्यादा खर्चा नहीं होता। इसे स्त्री पुरुष दोनों ही चलाते हैं, अर्थात यह स्त्री पुरुष का भेदभाव किए बिना उनका कहना मान लेती है। प्रश्न नंबर 3, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा होगा? उत्तर है हमारा, मेरे विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है इसलिए रखा होगा क्योंकि पहिए को गतिशीलता का प्रतीक माना गया है। पहिया बेटा कभी रुकता नहीं है, ये गतिशीलता का प्रतीक माना गया है। इसके अलावा पूरा पाठ साइकिल के आसपास घूमता रहता है। यह वह साधन है जिससे तमिलनाडु स्थित
पुडुकोट्टई जिले की महिलाओं की स्थिति ही बदल कर रख दी। उनकी रूढ़िवादी जिंदगी बदल गई। प्रश्न नंबर 4 गतिविधि है, जिस प्रकार से साइकिल को सीखने से ग्रामीण महिलाओं को काफ़ी लाभ हुए, उसी प्रकार से ऐसे किसी अन्य कौशल के बारे में लिखिए जिसको सीखने से ग्रामीण महिलाओं को काफ़ी लाभ हो सकता है। कैसे? तो ये गतिविधि है बेटा, आप भी लिख सकते हो इसको। तो उत्तर है, मेरे विचार से महिलाओं को कंप्यूटर या इंटरनेट का प्रयोग करना भी सीखना चाहिए। जैसे इन्होंने साइकिल सीखी, इसी प्रकार से महिलाओं को क्या सीखना चाहिए? कंप्यूटर भी सीखना चाहिए और इंटरनेट भी सीखना चाहिए। इससे न केवल वह बाहर की दुनिया से जुड़ पाएंगे बल्कि खुद की पढ़ाई को भी जारी रख पाएंगे। इससे वह अपने व्यापार तथा काम धंधे को भी बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि इससे जो महिलाएं हैं आत्मनिर्भर बन जाएंगी। तो बेटा ये गद्यांश और इसके प्रश्न उत्तर यहीं समाप्त होते हैं। अब आपके सामने एक समस्या है। समस्या ये है कि दिल्ली में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, तो आपको उसका उपाय करना है। 2 गज की दूरी का पालन करना है, हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहना है या साबुन या पानी से धोते रहना है। घर से बाहर अगर आपको निकलना है तो मास्क का प्रयोग ही अवश्य करना है।